हेलो, वेलकम टू आई साइंस। सो टुडे आज मैं आपके सामने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स लेक्चर सेकेंड लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ। आप जानते होंगे कि जो फर्स्ट वीडियो था, इसका जो पहला लेक्चर था, वहाँ पे हमने फ्लूइड्स का देखा था कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट था हाइड्रोस्टैटिक्स में प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए वी कम विद द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज पास्कल्स लॉ। अब ये पास्कल्स लॉ क्या है, देखते हैं पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन पहले। द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड। अब यहाँ पे एनक्लोज्ड का मतलब ये होता है कि फ्लूइड जो है वो किसी कंटेनर में, किसी वेसल में बंद है एट रेस्ट। जैसे आप जानते हैं ये जो चैप्टर है 3 पार्ट में डिवाइड है। एक हाइड्रोस्टैटिक्स है, मतलब फ्लूइड्स एट रेस्ट है, दूसरा सरफेस टेंशन है, और तीसरा हाइड्रोडायनामिक्स है, फ्लूइड इन मोशन। तो डेफिनेटली क्योंकि हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फ्लूइड या लिक्विड जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है। तो एक वेसल में, एनक्लोज वेसल, बंद है वेसल, उसके अंदर फ्लूइड जो है रेस्ट में है। इस ट्रांसमिटेड इक्वली, मतलब ये जो प्रेशर है, किसी भी एनक्लोज वेसल में अगर कोई फ्लूइड है तो उस पे अगर प्रेशर अप्लाई होता है, तो वो जो प्रेशर, आप किसी पॉइंट पे भी आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो पास्कल क्या बोलता है कि किसी पॉइंट पे भी अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर सब जगह एट ऑल पॉइंट्स इक्वली जाएगा, इक्वली, वो भी अनडिमिनिश्ड मतलब कम नहीं होगा। वो जो प्रेशर आप एक पॉइंट पे अप्लाई करेंगे, वही प्रेशर आपको पता चलेगा कि वेसल के चारों तरफ फैला हुआ है। और सिर्फ फ्लूइड में नहीं, वेसल के ऊपर भी, कंटेनर का जो वॉल्स है वेसल का, उस पे भी अप्लाई होगा प्रेशर, और ये प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा, अनडिमिनिश्ड होगा। इक्वल एंड अनडिमिनिश्ड, ये दोनों चीज देखने को मिलेगा to every point of fluid and also on the walls of the container। कंटेनर के वॉल्स पे भी, provided the effect of gravity is neglected। तो एट आपके लेवल पे ग्रेविटी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे डेफिनेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में ही है। तो यहाँ हमारे पास एक वेसल है, और इस वेसल में यहाँ पे 4 ओपनिंग्स हम बोल सकते हैं, जिसमें चारों में पिस्टन है। पिस्टन तो आप समझते हैं जो अंदर बाहर हो सकता है। अभी हर एक ओपनिंग जो है ना, उसका आप साइज को ध्यान से देखें तो हर एक का अलग अलग। जैसे ये पिस्टन है, उसका एरिया ए है, स्मॉल ए है सपोज एट पॉइंट ए। बी वाले जगह जो पिस्टन है उसका एरिया 2a है, मतलब इसका डबल है। सी पे जो पिस्टन है उसका एरिया 3 है, इसका 3 गुना है। और डी पे जो पिस्टन है वो आधा है, a/2 है, ठीक है। हम लोगों ने अलग अलग एरिया कंसिडर इसलिए किया, देखने के लिए कि जो पास्कल्स लॉ का लॉ है कैसे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आपका एक फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी कुछ भी होगी, रो हो सकती है डेंसिटी। अब हम क्या करेंगे, अभी ये जो पिस्टन ए है ना, उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। वी अप्लाई फोर्स, लेट्स से F1। अब हम लोग जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस फोर्स की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। अब प्रेशर कितना क्रिएट होगा, प्रेशर जो क्रिएट होगा P1 विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, F/A फॉर्मूला है। अब इसकी वजह से जो प्रेशर आएगा, ये फ्लूइड अपना प्रेशर सब जगह स्प्रेड करेगा, मतलब प्रेशर B के पास भी पहुंचेगा, प्रेशर C के पास भी पहुंचेगा, प्रेशर D के पास भी पहुंचेगा। अब जब ये प्रेशर इन जगह पे पहुंचेगा आपके पिस्टन पे, तो ये क्या होगा, पिस्टन सब बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। मतलब B का पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा, D का बाहर की तरफ जाएगा, C का बाहर की तरफ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपने फोर्स अप्लाई, जो ये प्रेशर इनको मिला है, अगर आप चाहते हैं कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस जाएं, तो आपको फिर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा चारों तरफ, मतलब तीनों पिस्टन पे लगता है आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। देखा ये गया है कि जो फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ रहा है, सपोज मैं इसको
हाँ ठीक है F1। तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो देखा गया है, दैट इज इक्वल टू 2F1। यहाँ पे हमको 2F1 फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि पिस्टन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहे। यहाँ पे हमको फोर्स 3F1 अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमको फोर्स F1/2 अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जो आपने फोर्स अप्लाई किया मतलब आप वो प्रेशर को हैंडल कर, ये फोर्स जो प्रेशर इधर से आया है ए से, हर एक पिस्टन ए बी सी और डी उसको बैलेंस कर रहा है। अब बैलेंस कर रहा है तो फिर प्रेशर कितना होगा इधर, तो अगर हम इधर पीबी की बात करें, लेट मी कॉल दिस एट पीए, यहाँ अगर मैं पीबी की बात करूँ तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 2F1 और एरिया है 2A, तो ये हो जाएगा F1/8। यहाँ की हम बात करें प्रेशर एट सी, तो इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है 3F1 और एरिया है 3A, F1/8। और यहाँ पे अगर हम प्रेशर अप्लाई कैलकुलेट करें पीडी, तो फोर्स है F1/2 डिवाइडेड बाय A/2, 2 और 2 कट। तो एक्सपेरिमेंटली आप क्या देख रहे हैं कि हर एक का पिस्टन का एरिया अलग है, उसके बावजूद हर एक जगह पे प्रेशर सेम है। देखिए ए का प्रेशर F1/A था, तो बी पे भी F1/A है, सी पे भी F1/A है और डी पे भी F1/A है। तो सब जगह पे प्रेशर इक्वल ही पहुंच रहा है। जब आपने पिस्टन ए को पुश किया तो उसका जो प्रेशर था वो जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई एरिया बड़ा है तो वहां पे ज्यादा होगा, एरिया कम है तो वहां पे कम होगा या ज्यादा होगा, उल्टा भी सोच सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियरली पास्कल का लॉ एकदम परफेक्टली करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटली चेक हुआ है, तो इस वजह से इसका ये जो इम्पोर्टेंस है ना बहुत हो जाता है। अभी हम देखेंगे दो एप्लीकेशंस, बड़े इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं। मतलब पास्कल का जो लॉ है वो एप्लीकेशन को आप समझ सकेंगे कि आज उसका कितना हमको फायदा हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि पास्कल लॉ के हमारे जो टेक्स्ट बुक में जो दो एप्लीकेशन है वो कौन से हैं। So let's come back to this applications of Pascal's law. तो पास्कल्स लॉ के आपके दो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में, एक है हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा हाइड्रोलिक ब्रेक। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं, अगर आप यहाँ पे गैरेज में या कहीं पे जहाँ पे कार वॉशिंग होता है ना, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप देखें कार को ऐसा खड़ा करके उसको वो नीचे से वॉश करने के लिए उसको ऊपर उठाया जाता है। तो कार को जो ऊपर उठाया जाता है ना वो हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। अब कैसे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल लॉ अप्लाई करता है वो कार को उठाने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास दो वेसल आप समझ लीजिए, जिसमें फ्लूइड है या लिक्विड है, व्हाटएवर, यहाँ पे लिक्विड है। अब इस जगह का जो है ये जो पोर्शन है इसका जो पिस्टन है उसका हम लोग एरिया सपोज समझ लेते हैं, इसका एरिया है A1। ये पिस्टन बड़ा दिख रहा है आपको तो इसका एरिया बड़ा होगा A2, मतलब A1 बहुत छोटा है कंपेयर टू A2। ये छोटा सा एरिया और ये बड़ा एरिया। आपकी जो गाड़ी है ना वो यहाँ पे रखी जाएगी। आपका जो भी कार होगा ना जिसको वॉश करना है और जिसको उठाना है ऊपर, उसको यहाँ रखा जाता है। अब देखिए पास्कल लॉ कैसे अप्लाई होता है। वैसे याद दिला तो पास्कल लॉ अभी देखा था जो हमने। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर आप प्रेशर किसी एक पॉइंट पे फ्लूइड पे अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर इक्वली जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, सब जगह इक्वल और अनडिमिनिश्ड, कम भी नहीं होगा। ये है पास्कल लॉ। अब देख लें यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे F1, बहुत थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे। अब जैसे हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा P1। आपने इस फ्लूइड पे प्रेशर फोर्स अप्लाई किया तो प्रेशर क्रिएट होता है। तो P1 कितना होगा भाई, P1 शुड बी इक्वल टू F1 एरिया A1। अब ये प्रेशर शुरू होगा ट्रांसमिट होने को इस जगह से, ये जो वेसल जो भी है
यहाँ से शिफ्ट होगा दूसरी जगह पे, और यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे प्रेशर P2 क्रिएट होगा, जिसकी वजह से इस पे फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि होगा फोर्स F2। यहाँ पे प्रेशर होगा सपोज लेट से P2। अब यहाँ पे P2 कितना होना चाहिए? P2 होना चाहिए फोर्स F2 अपॉन एरिया A2। लेकिन पास्कल ने क्या बोला है? पास्कल ने क्लियर बोला है कि जो प्रेशर जो ट्रांसमिट होता है वो इक्वल ट्रांसमिट होता है। वो हम आगे एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर चुके, वेरीफाई कर चुके। अब यहाँ पे वो वेरीफाई नहीं होगा, वहाँ यहाँ तो यूज होगा वो लॉ, यहाँ उसको अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है P1 शुड बी इक्वल टू P2। इसका मतलब है कि F1 अपॉन A1 शुड बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। मतलब कि अगर मुझे यहाँ फोर्स F2 पता करना है, F2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा A2 अपॉन A1 इंटू F1। अब हम जानते हैं कि सिंस A2 is very much greater than A1, therefore F2 will be very much greater than F1। इससे क्या पता चलता है कि आप यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे और यहाँ हाई अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट होगा, जो ऑटोमेटिकली गाड़ी को उठा लेगा। देखिए ये F1 फोर्स से गाड़ी नहीं उठने वाली है, समझ के रखिए। ये F1 फोर्स से गाड़ी नहीं उठने वाली है, क्योंकि ये तो बहुत कम फोर्स है। लेकिन ये जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वली, वो बड़े पिस्टन पे इतना मतलब F1 के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई फोर्स क्रिएट करता है, बिकॉज उसको प्रेशर कांस्टेंट रखना है। छोटा एरिया और बड़े एरिया का अगर प्रेशर कांस्टेंट रखना है तो ये जरूरी है कि F2 जो है वो F1 से ज्यादा होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। सिंस F1 बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वो किसी गाड़ी को भी ऊपर उठा लेता है। तो ये है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। किसी भी चीज को अगर लिफ्ट करना है तो पास्कल लॉ अप्लाई करके, कम फोर्स अप्लाई करके आप हाई फोर्स क्रिएट कर लेते हैं, एक अच्छा खासा हाई अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट कर पाते हैं, जिससे कि कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठा सके। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक जनरली लिक्विड या वाटर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे फ्लूइड यूज हुआ है तो हाइड्रोलिक वर्ड हुआ यूज। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब हम जाते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या है? जब हम कार चलाते हैं, जो भी आप कार जाते हैं, तो वहाँ पे ब्रेक पेडल होता है। तो अगर मुझे गाड़ी को स्लो करना है या गाड़ी को रोकना है तो क्या करना पड़ता है? वो ब्रेक पेडल पे धीरे धीरे उसको प्रेस करना रहता है, और फिर धीरे आप देखेंगे गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो जाती है, और फिर थोड़ा सा और जोर से दबाएंगे तो गाड़ी रुक भी जाती है। अभी उसमें जो कंसेप्ट होता है वहाँ भी देखिए पास्कल का प्रिंसिपल यूज हुआ है, वहाँ भी सेम थिंग। आपकी जो गाड़ी जो स्लो होती है या गाड़ी जो रुकती है ना, वहाँ भी वही यूज होता है। तो वो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक। अब देखिए क्या इसमें सिस्टम में ये आपका जगह है जहाँ पे आप पैर लगाते हैं, ब्रेक पेडल, जहाँ पे आप पैर से प्रेस करते हैं ना, वो आपका ब्रेक पेडल है। अब यहाँ पे आपका एक सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर, ये आपका पिस्टन है, इसका एरिया सपोज A1 है, और जो आपके चारों टायर्स है ना, वहां भी 4 सिलेंडर्स है, उन सबका एरिया A2 है। A2 एंड A2, इनका नाम है स्लेव सिलेंडर और इसका नाम मास्टर, क्योंकि यहाँ से ही तो आप काम करते हैं, तो ये सबका मास्टर है, और इसकी वजह से सब लोग ये चारों काम करते हैं, इसका नाम पड़ गया स्लेव सिलेंडर। और सबसे इंपॉर्टेंट मुझे क्या बताना है कि जो एरिया मास्टर सिलेंडर का है ना, वो छोटा है, और स्लेव सिलेंडर का एरिया बड़ा है, मतलब A1 इज स्मॉलर देन A2। जो सेम कंसेप्ट इधर था वही यहाँ पे है। चारों टायर्स के वहां पे जो सिलेंडर्स है उसके बगल में वो चारों सिलेंडर्स स्लेव सिलेंडर्स हैं, उनका एरिया बड़ा है कंपेयर टू द मास्टर सिलेंडर जो आपके ब्रेक पैडल से कनेक्टेड है। अब इसके अंदर जो पाइप कनेक्शन है चारों का मास्टर के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक ट्यूब, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड है ना, वो आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड फ्लो होता है। जनरली लोग इसको ब्रेक ऑयल भी बोलते, सुना होगा, ब्रेक ऑयल यूज होता है कि नहीं? तो ब्रेक ऑयल या ब्रेक फ्लूइड इस पूरे जगह पे प्रेजेंट है, सब इंटरकनेक्टेड है। तो मैंने उसको ब्लू से दिखाया हुआ इधर।
अब देखिए क्या होता है, अब आपने अप्लाई किया फोर्स। अब आप पता ना ब्रेक पैडल तो कोई बच्चा भी प्रेस कर सकता है, मतलब कितना कम फोर्स लगता है मुझे ये बताना है। तो आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया F1, बहुत थोड़ा सा प्रेस किया उसको। अब जैसे आपने जब फोर्स अप्लाई किया तो ये पिस्टन जो है जिसका एरिया A1 है, ये फ्लूइड को प्रेस करेगा। अब जो प्रेस करेगा तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये प्रेशर सपोज ये क्रिएट होता है P1। अब ये प्रेशर क्या करेगा, चारों तरफ घूमेगा, सब जगह प्रेशर। पास्कल का लॉ उसको अप्लाई करना है, भाई मुझे पास्कल लॉ अप्लाई करना है। तो अगर मुझे पास्कल लॉ अप्लाई करना है तो मुझे अपना प्रेशर सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो चारों स्लेव सिलेंडर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चारों को भी इक्वली मिलेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूँ सिंबॉलिकली P2 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 एंड P2, है कि नहीं। अभी P1 का बताएंगे तो हम लोग देखेंगे। तो P1 का क्या होता है, P1 का आपने फोर्स अप्लाई किया F1 और उसका एरिया है A1, है कि नहीं। और चारों का जो P2 है वो क्या है F2 अपॉन एरिया A2। अब पास्कल क्या बोलता है, पास्कल बोलता है कि भाई ये प्रेशर जो है वो अलग अलग नहीं हो सकता, वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है अनडिमिनिश्ड, तो दे शुड बी इक्वल। देयरफॉर F1 अपॉन A1 शुड बी इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू F1। देखिए ऐसे है, सेम है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही सेम है। तो सिंस A2 इज वेरी मच ग्रेटर देन A1, therefore F2 will be very much greater than F1। मतलब क्या, देखिए अभी क्या इधर क्या है। अभी ब्रेक तो आपने बहुत बहुत धीमे से लगाए, आप है या कोई लेडी है या कोई बच्चा है वो भी लगाएगा तो रुकता है। मतलब इतना कम फोर्स अप्लाई करने के बाद आप किसी ट्रक का, किसी कार का चारों टायर को रोक पाते हैं। आप समझिए उस टायर को रोकने के लिए कितना फोर्स लगता होगा। आप नहीं उतना फोर्स अप्लाई, आप तो बहुत धीमा सा थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो चारों टायर को इतना बड़ा फोर्स मिला कैसे, पास्कल लॉ। जैसे आपने अप्लाई किया प्रेशर स्प्रेड हुआ, अनडिमिनिश्ड स्प्रेड हुआ, इक्वली स्प्रेड हुआ और ये रिलेशन मिला। तो अगर एरिया A2 A1 से बड़ा है, स्लेव सिलेंडर का एरिया बड़ा है, तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट होगा चारों सिलेंडर पे, वो जो आपने फोर्स अप्लाई किया उससे बहुत गुना ज्यादा क्रिएट होगा उस जगह पे। अच्छा, ये चारों स्लेव सिलेंडर किसको कनेक्टेड है, फ्रिक्शन पैड्स होता है। और वो जो फ्रिक्शन पैड्स होता है ना वो टायर के साथ अटैच रहता है। तो ये जब पुश होते हैं ना बाहर की तरफ, जैसे आपने यहाँ से ब्रेक लगाया तो ये सब स्प्रेड जाएंगे, तो यहाँ से प्रेशर, ये पिस्टन आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, उस तरफ जाएगा, सब शिफ्ट होंगे पिस्टन। अब ये जो शिफ्ट होंगे तो उनके साथ वो फ्रिक्शन पैड्स होता है वो पुश होता है और टायर को जकड़ना शुरू करता है। जैसे जैसे आप अपना ब्रेक पर लगाएंगे वो टायर को जकड़ना शुरू करता है। हाई फोर्स है, फोर्स इज हाई। यहाँ पे आपका फोर्स F2 है, F2 एंड F2 हाई फोर्स। इस हाई फोर्स से धीरे धीरे फ्रिक्शन पैड्स टायर की व्हील्स को पकड़ना शुरू करता है और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसको रोकना शुरू। इस तरीके से इतना हाई अमाउंट ऑफ फोर्स होता है कि फास्ट ट्रक हो, कार हो, उसके टायर्स को वो रोक पाता है, वो पैड्स। और पैड्स को फोर्स कौन देता है, स्लेव सिलेंडर देता है। और स्लेव सिलेंडर को फोर्स किसने दिया है, पास्कल ने दिया है, बाय अप्लाइंग द स्मॉल फोर्स एट द ब्रेक पैडल। सो आई होप काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे बहुत सारे हैं आपके टेक्स्ट में, दो इंटरेस्टिंग फिनोमेना है पास्कल लॉ का एप्लीकेशन। वन इज हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड द अदर इज हाइड्रोलिक ब्रेक, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये हुआ पास्कल्स लॉ से रिलेटेड। और दो और है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच आर यूज्ड टू मेजर प्रेशर। दो इंस्ट्रूमेंट है, आपने एक तो सुना ही होगा मर्क्यूरी बैरोमीटर और शायद U2 मैनोमीटर, ये भी सुना ही होगा आपने कभी स्कूल में कहीं पे। फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि ये दोनों जो प्रेशर मेजर करते हैं, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स, वो किस तरीके से पास्कल्स लॉ या प्रेशर, हम लोग प्रेशर ही बोल सकते हैं, किस तरीके से प्रेशर का जो कंसेप्ट है फ्लूइड्स का, इसमें हम लोग यूज करते हैं टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो या प्रेशर इन एनी वेसल। अगर फाइंड करना है तो ये इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। सो लेट्स सी दोस टू इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने दो इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया हुआ है जो प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है। तो दोनों प्रेशर मेजर करने के लिए हैं, इनको हम लोग बैरोमीटर भी बोलते हैं, कोई लोग प्रेशर गेज भी बोलते हैं।
तो दो है हमारे सामने, एक है मर्क्यूरी बैरोमीटर, एक है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। शायद स्कूल में आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा। मैं पहले वाले की बात करता हूँ, मर्क्यूरी बैरोमीटर, जिसमें हम लोग एक पतला सा ट्यूब लेते हैं, ग्लास ट्यूब है जिसका लेंथ है 1 मीटर। इसका लेंथ अराउंड 1 मीटर होता है ना, और इसका जो रेडियस बोलिए थिकनेस अराउंड 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो लंबा सा ट्यूब होता है। इसको सबसे पहले टॉरिसेली ने बनाया था, इटालियन साइंटिस्ट था, तो उसने सबसे पहले ही बनाया था, मतलब ये इन्वेंट किया था, यू कैन से। अब क्या करते हैं ना कि ये जो आपका ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, इसको पूरा भर देते हैं मर्क्यूरी से, पूरा ब्रिम तक, और ये वेसल भी जिसमें मर्क्यूरी है। अब क्या करते हैं, जो भरा हुआ है ना उसको पूरा उल्टा कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं। अब जैसे आप उल्टा करेंगे तो थोड़ा बहुत मर्क्यूरी इसमें गिर जाएगा, मतलब ऊपर की थोड़ी जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि ट्यूब में से थोड़ा इसमें वेसल में चला जाएगा, और यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी। वो जगह खाली है, वैक्यूम है। हो सकता है थोड़ा बहुत मर्क्यूरी के वेपर्स हो, लेकिन खाली जगह है। उस जगह को हम लोग ने साइंटिस्ट के नाम पे इन्होंने दे दिया है टॉरिसेली वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, हमारा एम क्या है भाई? हमारा एम है ये जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ये मदद कर सकता है क्या मेजर करने में, क्योंकि इसका काम यही है। मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या काम है कि जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हमको मेजर करना है। ये क्या हमको मदद कैसे कर सकता है ये हम देखेंगे, ठीक है। अब तो ये सी पे जो है कौन सा प्रेशर आ रहा है? सी के ऊपर, भाई सी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है कि नहीं? तो मुझे पता करना है कि सी पे प्रेशर कितना है। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना पॉइंट सी, कितना है। अब क्या करता हूं मैं, सी के लेवल में ट्यूब में भी एक सेम पॉइंट कंसीडर करता हूं, बी पॉइंट। अब अगर सी और बी एक ही लेवल पे है, याद करिए मैंने एक चीज, एक लेवल पे सेम प्रेशर वाला, मैंने आपको 4 अलग अलग ट्यूब्स बताए थे। मैंने बोला था एक जगह लिक्विड डालो, चारों में अलग अलग शेप होने के बावजूद लेवल सेम रहेगा, क्योंकि सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। उसको मैंने बताया था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, है कि नहीं। तो अगर सी और बी एक ही लेवल पे है तो ये मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर एट सी शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। व्हाई? Because they are at the same level. इसका मतलब है कि अगर मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता करना है पीसी, तो मुझे पीबी निकालना पड़ेगा। अगर मैं पीबी निकाल दूं तो मुझे पीसी मिल जाएगा। इन शॉर्ट तो ये मतलब हुआ। अब सर पीबी कैसे मिलेगा? पीबी याद करिए, मैंने एक हम लोग ने फॉर्मूला लास्ट टाइम डिराइव किया था, वो था P इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो G। याद करिए लिक्विड के लिए, याद आ रहा है ना? ओके, तो ये मेरा जो है प्रेशर एट बी। अब प्रेशर एट बी दो एट एनी किसी भी डेप्थ पे आपको प्रेशर पता करना है तो इस दो प्रेशर का टोटल होता है। कौन सा दो प्रेशर? एक तो लिक्विड के ऊपर कौन सा प्रेशर है वो, और एक हाइट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम, वही मिला के बनता है। याद है ना? आई होप यू रिमेंबर दैट। अभी मर्क्यूरी का अपना खुद का एक डेंसिटी है रो, वो आपको याद नहीं, 13,600 है, लेकिन अभी इस समय उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए अपने को रोल करना। मतलब पीबी जो होगा वो दो टोटल होगा, एक तो प्रेशर एट ए होगा प्लस एच रो किसका याद रखिएगा? मर्क्यूरी का, भूलिएगा मत, ये मर्क्यूरी का इनटू जी। मैंने एच जी लिखा है मर्क्यूरी का। नाउ बट कैन आई से कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू 0? व्हाई? बिकॉज ऊपर कुछ है ही नहीं, खाली है, वैक्यूम है। वैक्यूम में तो काय का प्रेशर, कुछ होगा तो प्रेशर अप्लाई होगा ना। जब वहां कुछ है ही नहीं तो वहां प्रेशर तो 0 होगा, मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू 0। मतलब प्रेशर एट बी इज जस्ट इक्वल टू एच रो ऑफ मर्क्यूरी इनटू जी। तो जो बी पे प्रेशर है वही सी पे प्रेशर है, मतलब प्रेशर एट सी इज इक्वल टू एच रो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इनटू जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आपके पास मर्क्यूरी बैरोमीटर है तो फॉर्मूला H रो इंटू जी। तो क्या करने का, जो रखा हुआ है मर्क्यूरी बैरोमीटर आपने बाहर ऐसा ओपन स्पेस में, तो देखने का भाई ये हाइट कितना है, मर्क्यूरी बैरोमीटर में हाइट कितना है, उसमें मार्किंग रहता है। तो हाइट देखेंगे, हाइट को डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13,600 उससे मल्टीप्लाई करने का, जी से मल्टीप्लाई करने का, 9.8 जो भी है
आप बता सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? सिंपल, आपको पता होगा ना कुछ 760 mm ऑफ मर्क्यूरी हाइट है 1 एटमॉस्फेयर, याद है? पता है कि आप लोगों को सी लेवल का स्कूल में पढ़ा होगा कि 760 mm जो होता है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, सब जगह थोड़ा सा वेरी हो सकता है, लेकिन एवरेज ऑन एन एवरेज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, सीधा हाइट देखो, बात खत्म हो गया। कितना हाइट है मर्क्यूरी का वो डायरेक्टली 100 पर सब्स्टिट्यूट करो, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। आप कहीं भी ले जाओ निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है। इसमें खतरा है, खतरा क्या पता है? मर्क्यूरी का जो वेपर है ना वो बहुत, मर्क्यूरी अपने आप में पॉइजन है, तो वेपर भी पॉइजनस हुआ, इसको ऐसा बाहर ले जाने का अलाउड नहीं है। ये सिर्फ लेबोरेटरी में, वो भी अंडर सर्टन कंडीशन ही कर सकते हैं, ऐसा ओपन ले जाके करेंगे तो डेंजरस है। अब दूसरा आते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर में आपने नाम ही देखा होगा, एक तो ये यूट्यूब है, इधर से ओपन है एक जगह से। अच्छा, इसका काम क्या है? इसका काम है किसी भी वेसल के अंदर का प्रेशर पता करना, उसके अंदर कुछ भी हो गया, एयर हो, लिक्विड, कुछ भी हो, जनरली एयर ही प्रेशर पता करना होता है, तो इसका प्रेशर पता करना है मुझे। तो इसका ये है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। क्या करते हैं पता है? देखो एक साइड से ये एटमॉस्फेयर प्रेशर को ओपन है, और इसमें हम लोग है ना लो डेंसिटी फ्लूइड यूज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, याद लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा। ओपन लो डेंसिटी फ्लूइड जैसे वाटर या केरोसिन। अब आप पूछेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, बता दो अभी इसकी क्या जरूरत है। तो ये आपका एक वेसल है डी, जिसका मुझे पता करना है उसके अंदर प्रेशर कितना है। तो आपने ये फ्लूइड इसमें डाला हुआ है, अब ये एटमॉस्फेरिक को ओपन है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे हम डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा लिक्विड फ्लो होगा, और आप देखेंगे इधर हाइट ऊपर और इधर हाइट नीचे। क्यों है? क्योंकि ये प्रेशर यहाँ से जो है उसने बैलेंस किया हुआ है, सिंपल। अब मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि लो डेंसिटी फ्लूइड क्यों यूज किया हुआ है। लो डेंसिटी फ्लूइड इसलिए, देखिए आपकी जो हाइट है ना अच्छा खासा दिखना चाहिए। एकदम छोटा सा ऐसा हाइट दिखेगा तो मेजर करने में तकलीफ हो जाएगी। अगर अच्छा खासा हाइट होगा ना तो मेजर आराम से किया जा सकता है। वो तभी होगा जब आप लो डेंसिटी फ्लूइड लेंगे। हाई डेंसिटी फ्लूइड लेंगे ना तो ये हाइट बहुत कम हो जाएगी और फिर उसको मेजर करना तकलीफ हो जाता है। तो इट इज रिकमेंडेबल कि आप लो डेंसिटी फ्लूइड लें। दैट्स क्लियर? ठीक। तो जो पीडी ना, इसका डेंसिटी सपोज पीडी है ना, जो पीडी पे होगा वही पीसी पे होगा। बोलो क्यों? बाय पास्कल लॉ। पास्कल क्या बोलता है कि प्रेशर तो इक्वल होगा ना, तो जहां जो यहाँ होगा वहां सी पे होना चाहिए। मुझे ढूंढना है डी पे प्रेशर, लेकिन मैं बोल सकता हूं पीडी इज इक्वल टू पीसी। पास्कल अपने लॉ पे बोलता है कि प्रेशर तो इक्वल होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अब जो सी पे होगा वही डी। तो अगर मुझे डी ढूंढना है तो मुझे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? सी ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये पता चल गया। अब देखिए मैंने क्या किया, जैसे यहां किया था, मैंने सी के लेवल में बी पॉइंट ले लिया सेम लेवल पे, बी एंड सी एट सेम लेवल। इससे क्या फायदा? जो यहां फायदा हुआ था। इसका मतलब है प्रेशर एट बी शुड बी इक्वल टू प्रेशर एट सी बिकॉज दे आर द सेम हाइट, सेम लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर पीसी फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? पीबी। तो जो आपको पीडी फाइंड करना है वो आपको कौन देने वाला है? वो आपको पीबी देने वाला है। पीबी मिलेगा इक्वल टू पीसी, पीसी मिलेगा इक्वल टू पीडी, वैसा। तो इन शॉर्ट हमको फाइंड करना है पीबी। पीबी मिल जाएगा तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। आ जाओ पीबी पे, यही फॉर्मूला देख लो, सेम फॉर्मूला इधर भी अप्लाई होगा। तो पीबी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए प्लस हाइट, जो भी हाइट है एच रो, अभी रो जो भी आपने लिक्विड लिया, जो भी लिक्विड उसका डेंसिटी इनटू जी। अभी पी तो ओपन है मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यू कैन राइट पीबी इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी। लेकिन भाई पीबी तो इक्वल टू पीसी, सो पीसी इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी, बट पीसी इज इक्वल टू पीडी। Therefore, PD is equal to P0 plus H rho G. Now this is the absolute pressure. याद रखो ये absolute pressure, लेकिन हम लोग वेसल का absolute pressure नहीं निकालते, हम लोग वेसल का गेज प्रेशर निकालते हैं। तो मैंने आपको गेज प्रेशर भी लास्ट टाइम सिखाया था। गेज प्रेशर निकालने के लिए PD माइनस P0 माइनस करने का, दिस विल गिव व्हाट प्रेशर? गेज प्रेशर।
और इस तरीके से आप उस वेसल का गेज प्रेशर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर में 3 टॉपिक है, हाइड्रोस्टैटिक, सरफेस टेंशन, हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स टॉपिक इज कंप्लीट। एक सम कर लेते हैं, अच्छा सा एक सॉल्व एग्जांपल है। अनसॉल्व तो इसमें मजेदार बात है कि अनसॉल्व इजी है और सॉल्व वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। तो चलिए देख लेते हैं एक सॉल्व एग्जांपल को, इससे रिलेटेड जो सम है। ओके देख लेते हैं एक सम, ये सॉल्व एग्जांपल है, अच्छा सा मुझे लगा। अनसॉल्व तो डायरेक्ट इजी है, कुछ है ही नहीं था, इसमें थोड़ा दम भी था, इसका मतलब चलो ये कर लेते हैं। ए हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, ये कार की बात कर रहा है। गिवन इज फॉर अ कार, भाई क्या क्या दिया, कार का मास दिया है भाई 1000 kg, और क्या दिया, उसका स्पीड दिया हुआ है। अभी देखो स्पीड कैसा है, एक ये स्पीड है और बोला कि गाड़ी आके रुक जाती है, इसका मतलब 2 स्पीड हो गया। इनिशियल वेलोसिटी होगा 50 किलोमीटर पर आवर, इसको आप लिख सकते हैं 50 इंटू 5/18। आई होप आपको मीटर पर सेकेंड में आता होगा। 2 9s are 225 are, इसको आप लिखेंगे 125.9 मीटर पर सेकेंड। आपका जो v है ना, v वो तो 0 है क्योंकि वो गाड़ी बाद में रुक जाती है। अच्छा इसमें 2 सिलेंड्रिकल है, एक तो आपका जहां से आप ब्रेक अप्लाई करते हो, जहां पे आपका स्लेव सिलेंडर है, आप जानते होंगे है ना, एक स्लेव सिलेंडर होता है, एक मास्टर होता है। तो मास्टर का एरिया A1 होता है विच इज पाई, अभी इसका रेडियस सेंटीमीटर में, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, क्योंकि पाई r स्क्वायर। स्लेव सिलेंडर को हम लोग A2 लेते हैं, तो पाई उसका 2.5 दिया है, 10⁻² का स्क्वायर। दिस इज ऑल मीटर स्क्वायर, दिस इज आल्सो मीटर स्क्वायर। अच्छा फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है भाई, फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है 100 न्यूटन ब्रेक पे। ब्रेक पे आपने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है। बोला व्हाट डिस्टेंस द कार विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दैट इज द क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे इधर का इससे क्या लेना देना है। देखिए अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो सकता है पता है, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। बेसिक तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। वेलोसिटी ये 0 है, ये दिया हुआ है, और ये मुझे फाइंड करना है s, मगर क्वेश्चन प्रॉब्लम की कि एक्सेलरेशन नहीं मालूम। अभी एक्सेलरेशन जानने के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अभी वो एक्सेलरेशन जानने के लिए मुझे फोर्स नहीं मालूम है, तो मुझे फोर्स पता लगाना पड़ेगा। वो जो टायर पे जो फोर्स अप्लाई होता है उसको रोकने के लिए वो कितना होगा, तो मुझे सबसे पहले पास्कल का लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। पास्कल्स लॉ हो जाता है F2/A2 इज इक्वल टू F1/A1, है कि नहीं। Therefore F2 इज इक्वल टू A2/A1 into F1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Therefore F2 इज इक्वल टू A2 का वैल्यू है पाई इंटू 2.5 इंटू 10⁻² स्क्वायर अपॉन A1 जो है पाई इंटू 0.5 इंटू 10⁻² स्क्वायर, और आपका F1 है 100। अभी पाई कट जाएगा, 0.5 से 5 टाइम जाएगा, ये 10⁻⁻ कट जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो इट विल बी 2500 न्यूटन। ये फोर्स अप्लाई होगा किस पे, टायर पे। अब हम मुझे तो इंटरेस्ट है सर एक्सेलरेशन में, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 2500 इज इक्वल टू मास इज 1000 इनटू एक्सेलरेशन, 2500 upon 1000 is equal to acceleration. Acceleration is 2.5 meter per second square. Can I say it is minus? Why minus? Because the car is going to stop. It is negative acceleration, retardation. Can I use my formula? Third law of motion. Third law, Newton का third law, kinematical equation. Not law, sorry, kinematical equation. Third kinematical equation. तो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। दिस इज 0, u कितना है अपना 125/9 द होल स्क्वायर -2, माइनस लिया क्योंकि रिटार्डेशन है, 2.5 इंटू s इधर आ जाएगा, s इज इक्वल टू 125 इंटू 125/9 इंटू 9, और ये नीचे आ जाएगा 1/25, 2 is 5। इसको सॉल्व करना है तो वो लॉग टेबल से आप कर सकते हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ 38.58 मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करेगी कार
बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो यहाँ देखिए 2-3 चीज यूज हुआ ना, इसलिए मुझे सब अच्छा लगा। इसमें पास्कल लॉ अप्लाई हुआ, फोर्स में अप्लाई हुआ, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई हुआ, तब जाके आपको आंसर। तो एक अच्छा बात यह है कि हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप 100% सेटिस्फाइड हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वही बात वापस कहूँगा, अगर आपको लगा कि कहीं गलतियाँ हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।